जो मेरे फादर इन लॉ को अवेलेबल मिला तो उन्होंने वही भेजा है, मीन्स जस्ट अराइव सेकंड एडिशन हियर विथ मी। तो मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा था कि पता नहीं थर्ड एडिशन में फिर क्या होगा, तो मुझे तो वैसे थर्ड भी एडिशन ज्वाइन में करना था। कुछ भी कुछ भी चेंज नहीं हुआ, इवन मैंने सीक्वेंस भी चेंज नहीं किया। सिर्फ ओके ये एडिशनल जो है 2020 के पेपर्स ऐड किए हैं और इरेटा ऐड कर दिया है। जो पॉसिबल ओके हमारे ओके ओके क्वेश्चंस जो थे वो जिनका ओके डाटा रिक्वायर्ड था वो ठीक कर दिया। और इफ यू आर अटेंडिंग क्रैश कोर्स तो आपको जो है वो कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि वीडियो क्लासेस हैं, वो 600 क्वेश्चंस भी आपकी स्क्रीन पे आ रहे होंगे, तो नो वरीज। और आपके पास इतना टाइम नहीं है फैब वालों के लिए क्वेश्चंस अच्छा को अच्छा लिखो, अच्छा एक अच्छा। दफा सुन लिया दैट्स ओके, ठीक है। 20 क्वेश्चंस के बाद एक क्वेश्चन ही हाँ ऐसा होगा ना जो एग्जैक्टली। जो कि समझ नहीं आएगा, वो आप कहीं नोट डाउन कर लें, ओके ठीक है, बजाय इसके कि ओके रिकॉल बुक को ही ओके बार बार पढ़ो। ओके। एक दफा सुन ले, मेक योर नोट्स, मेक योर पॉइंट्स, और फिर उसके बाद डोंट ओपन दैम, फिर अपनी थ्योरी, अपनी टेबल, समरीज, एल्गोरिथम्स उनको देखें। रिकॉल्स ओके लोग समझते हैं रिकॉल्स सब कुछ है ना, पूरा रिकॉल्स करने के तो पास हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रिकॉल्स में अगर आपकी एक ऑप्शन भी हिल जाए ना अपनी जगह से, आप उसको गलत कर देते हो, और ऐसा ही होता है। जब तक आपका बेसिक नॉलेज, बैकग्राउंड नॉलेज अच्छा नहीं है, आप नहीं अटेम्प्ट कर सकते। हाँ, आपको लगता है जरूर है कि 60% क्वेश्चन देखे हुए हैं, ये एक्चुअली पूछना क्या चाह रहे हैं, तो मुझे कैसे अप्रोच करना है, डेफिनेटली आपको हेल्प होती है। लेकिन अगर थियरी अच्छी नहीं है तो फिर रिकॉल्स की बेस पे पास हो सकते हो, ठीक है, कहा जा सकता है कि हो सकते हो, लेकिन फिर टॉक्स में नहीं होंगे, फिर आगे वाइवा में नहीं होंगे, मतलब फिर डिग्री नहीं मिल सकती बेसिकली जब तक नॉलेज अच्छा नहीं है। एग्जैक्टली, यू कैन नॉट मूव वंस यू आर नॉट डन विद द थ्योरी प्रॉपर्ली। ये तो है। वी एग्जैक्टली हैव एक्सपीरियंस ऑफ आईएमएम, इट वाज कि सब कह रहे थे कि आईएमएम से हो जाता है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि विदाउट पढ़े आपने कोई पास करना है, आई डोंट थिंक सो। सो पढ़ना तो बेसिकली बहुत जरूरी मकसद तो ये है ना कि आईएमएम करने का ही मकसद भी है कि एफसीपीएस करें या डिग्री मिले ना, तो डिग्री पढ़े बगैर नहीं मिलती। लोग है। जी फिर वाइवा में 3-3 अटेम्प्ट्स और फिर थ्योरी रिपीट करने पे लगे रहते हैं और करते हैं, ऐसा होता है, आपने देखे होंगे काफी सीनियर्स। जी 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 जी। So we are trying our best, and then let's see. Hope is the hope is the देखिए next one. आपके जो एफर्ट है ना वो कभी भी जो है वो वेस्ट नहीं होती है। हाँ, एक अटेम्प्ट में अगर लेट्स सपोज अगर कोई स्टूडेंट पास नहीं हुआ और वो 74 पे अटक गया है, तो नेक्स्ट टाइम प्रोबेबिलिटी उसकी सिर्फ उसकी 99% है ना, सिर्फ 1% से वो रह गया था। लेकिन ऐसा स्टूडेंट जो फेल हुआ है 4% लेके, तो उसको तो 98% एफर्ट करनी पड़ेगी ना, ठीक है। Exactly. Yes. Yes. तो Yes. आपकी एफर्ट Exactly. कभी भी जो है वो रायगा नहीं जाती। लेकिन मेरी ओपिनियन है, मुझे काफी इनबॉक्स आ रहे थे कि तैयारी अच्छी नहीं है, सिर्फ ओरिएंटेशन के लिए बैठ जाते हैं। देखें, ऐसा मत करें, क्योंकि एक दफा ओरिएंटेशन के लिए भी बैठ गई और अगर फेल हो जाती हो ना, अगर आपने बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा, बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा लिटरली, तो फिर वो अटेम्प्ट काउंट हो गई, आपका मोराल जो है वो खत्म हो गया ना, उस पर Exactly. प्रेशर आ गया ना। तो बिल्कुल Yes. जब भी जाएं तो गिव योर बेस्ट, मेक इट योर फर्स्ट एंड Mm. लास्ट अटेम्प्ट, ये मेरी ओपिनियन है। तो बाकी जो है अल्लाह बेहतर करेगा। मेरा ख्याल है वी शुड स्टार्ट नाउ, मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैव Yes. जॉइंड अस। Yes. Please. Yes. और वैसे इतना लंबा सेशन नहीं होगा, मैंने सिर्फ ये बताना है मैक्सिमम जो क्यूरीज होती हैं, एबीएम पढ़नी है, ड्यूस पढ़नी है, रिकॉल बुक पढ़नी है, कौन सी एमसीक्यू बुक पढ़नी है, कब पढ़ना है, मैंने से वो पढ़ना है, मैंने रात को पढ़ना है, नोट्स कैसे बनाऊं, मतलब इतनी क्यूरीज होती हैं। सो आई हैव डिसाइडेड के छोटा सा एक ओरिएंटेशन सेशन रख लूं इस पे, ताकि स्टार्ट करने से पहले आपको बताओ कि क्रैश कोर्स में क्या कुछ होगा। और वैसे बेसिकली अगर जो लोग नहीं भी ले रहे, मैंने अपने थ्योरी के स्टूडेंट्स को भी ज्वाइन करवाया है ये सेशन, तो बेसिकली उन्होंने खुद कैसे पढ़ना है। सो लेट्स स्टार्ट। आई एम महजबीन, एवरीवन नोस। ओके, सो सिलेबस क्या है, ठीक है। सिलेबस से पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि जो भी पहली रीड करो ना वो थारो होनी चाहिए। फर्स्ट रीडिंग में ना आप समरी बुक्स मत लें, चाहे वो मेरी अपनी समरी बुक क्यों ना हो, लिटरली फर्स्ट रीडिंग इज फर्स्ट रीडिंग। सारा जो आपका बैकग्राउंड नॉलेज, आपका एक जो स्केच बनना है, ये फर्स्ट रीडिंग ही बनाती है। तो बी थारो, हर चीज को हाईलाइट ना करें, जैसे कि ये मैंने एक इमेज लगाया है, इसमें हर चीज ही हाईलाइट की हुई है, ठीक है। डोंट डू दिस। जो चीजें आपको समझ में नहीं आती, आपको इम्पोर्टेंट लगती हैं, या आपने उनको दोबारा पढ़ना है, तो वो
बेहतर है कि आप उनको हाईलाइट कर लें, ठीक है, साइड पे लिख लें। और लंबे लंबे जैसे लेट्स सपोज अगर आप सी प्लस पढ़ते हो एबीएम से या 10 टीचर से, तो वो इतना बोरिंग सा और एक ही पैराग्राफ में बार बार आए जा रहा है, मतलब यू जस्ट लूज योर इंटरेस्ट। तो क्या करो, इसको चंक्स में ब्रेक कर दो। लाइक सी प्लस होता है किस वजह से है, ठीक है, एक ये आपने इसको डिवाइड कर, इसको ब्रेक कर दिया। दूसरा, अगर ये होगा तो प्रेजेंटेशन कैसी होगी पेशेंट में, अर्ली कैसे आएगा और कॉम्प्लिकेट होके कैसे आएगा। चलो हो तो गया, अब पता कैसे चलेगा कि ये इसको डायग्नोज कैसे करेंगे, ठीक है। तीसरा जो है, इसको तीसरे पैराग्राफ में ऐसे ब्रेक कर दें। फिर उसके बाद सिफिलिस को लेट्स सपोज के शुरू में सिफिलिस किस टेस्ट पे डायग्नोज होगा, ठीक है, और कब ये फॉल्स पॉजिटिव होगा, कब ये फॉल्स नेगेटिव हो सकता है, और कौन कौन सी कंडीशंस हैं कि टेस्ट इफेक्ट हो सकता है। फोर्थ पैराग्राफ उसको वैसे ब्रेक कर दिया। इसके बाद चूंकि ये एक पेनलेस अल्सर है, तो बाकी पेनलेस अल्सर कौन कौन से हैं, क्योंकि एग्जाम में पेनलेस अल्सर आएगा, मे बी सिफिलिस वो डायरेक्टली ना बताएं, और आपको पता होना चाहिए कि फिर बाकी पेनलेस अल्सर कौन से हैं, पेनफुल अल्सर्स कौन से हैं, वो कैसे प्रेजेंट करते हैं। और एंड पे जो पैराग्राफ है उसको ब्रेक कर देंगे, ये ट्रीटमेंट क्या है, ठीक है, और प्रेगनेंसी में कौन सी ट्रीटमेंट है, और नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में कौन सी ट्रीटमेंट है। और फिर उसको भी मजीद ब्रेक किया जा सकता है कि मीन्स फर्स्ट लाइन से एलर्जी हो गई है, ठीक है, पेनिसिलिन से एलर्जी होगी, तो फिर क्या करना है, सेकंड लाइन क्या है, थर्ड लाइन क्या है, ठीक है। तो इस तरह से आपने अपने अपने जो टॉपिक है उसको ब्रेक करना है, ठीक है। ये सिर्फ मैंने सिफिलिस की एक एग्जांपल दी है, लेकिन यू कैन अप्लाई दिस एग्जांपल टू योर ओब्स टॉपिक्स, योर गायनी टॉपिक्स। पहली रीडिंग पूरी थारो करें, हर चीज को हाईलाइट नहीं करना, इंपॉर्टेंट चीजें हाईलाइट करें, नोट डाउन करें, और जो भी पढ़ने जा रहे हो उसको पहले से ही सोच लो कि इस टॉपिक पे मुझे एक्चुअली मेरे माइंड में क्या कुछ चीजें स्क्रीन करनी है, उसको साइड पे रख लो और उनको ढूंढो। और इसके साथ ही अपने एमसीक्यूज देख लो सिफिलिस के जितने पॉसिबल हैं, जो भी आगे मैं बताती हूँ कौन कौन सी हेल्पिंग बुक्स हैं जहाँ आपको ओनली एसटीडीज पे जितने भी इन्फेक्शंस हैं वो सेपरेट करके मिल जाते हैं, ठीक हो गया। तो इस तरह आपका जो बेसिक एजेंडा है ना, वो लर्निंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स पे है। सिर्फ ये नहीं है कि मैंने बस एक पेज नंबर 1 से लेके 3 तक पढ़ लिया एंड दैट्स इनफ, ठीक है। तो बेसिकली आपका एजेंडा ये है कि मैंने सिफिलिस को पढ़ा है, इसके डिफरेंशियल्स को पढ़ा है, ये प्रेजेंट कैसे करता है, ठीक है, और इसकी ट्रीटमेंट क्या है, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, प्रेगनेंसी में, नॉन प्रेगनेंसी स्टेट में, और ये आपके नोट्स बन गए, राइट। जरूरत ही नहीं है मतलब इधर उधर समरी बुक्स की। तो ये फर्स्ट रीडिंग थी। और अब आपने सिफिलिस पढ़ लिया तो इसका टेस्ट ले लें अपना, इस पे जितने एमसीक्यूज हैं वो जो हैं आप सॉल्व कर लें, और क्वेश्चन सॉल्व करने से मजीद आपकी थ्योरी इनहेंस हो जाएगी। अगर नहीं समझ आते डिस्कस करें अपने फ्रेंड से, मेक योर। और हमेशा देखें, अगर आप विद ग्रुप स्टडी विद ग्रुप स्टडी करते हो ना, तो इट इज़ इम्पोर्टेंट, ये हमेशा अच्छी होती है सोलो स्टडी से, ठीक है। अब तो आप लोगों के पास अब तो ऑनलाइन कोर्सेज भी जो हैं इतने आ गए हैं, हमारे दौर में तो नहीं होते थे। तो देखिए, सबसे अच्छी बात ये है, आई एम नॉट जस्ट प्रोमोटिंग माय कोर्स, राइट, नो, मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि एक आम स्टूडेंट जो घर में बैठा है वो कैसे उसको स्टार्ट लेना चाहिए। तो शी और ही कैन डू लाइक दिस के अपनी कोई फ्रेंड जिसने जिसने उसी अटेम्प्ट में अपेयर होना है उसके साथ जो है अपना टाइम टेबल बनाए और ग्रुप में पढ़ना शुरू कर दे, ठीक है। और सिर्फ सॉल्यूशंस मत ढूंढें, ठीक है, स्टार्ट विद फाइंडिंग सॉल्यूशंस। आप अक्सर एमसीक्यूज ऐसे पढ़ते हो कि ठीक है सिफिलिस है, इसमें ट्रीटमेंट कौन सी करनी है, पेंसिलिन करनी है, आगे सेकंड क्वेश्चन पे आगे नहीं। आप उसकी चारों ऑप्शंस को ब्रेक करें कि ये चारों ऑप्शंस क्यों नहीं है बेसिकली ना, तो फाइंड सोल्यूशन, ठीक है। सिर्फ गो थ्रू मत हो जाएं कि आंसर पढ़ लिया, पहले एटलीस्ट अपनी एफर्ट करें। और इसके लिए वही टॉपिक को खोलें। अब उसी टॉपिक को, थ्योरी के टॉपिक को दोबारा खोलोगे तो थ्योरी दोबारा आपकी अच्छी होगी। आप ढूंढोगे कि नहीं, ये पेशेंट जो है 32 वीक्स पे आई है, ये इसको एलर्जी होगी है पेनिसिलिन से, तो मुझे जो है अब इसका सोल्यूशन ढूंढना है बेसिकली ना। अब दोबारा थ्योरी पढ़ोगे तो आपका जो फोकस है वो ही जो है चेंज हो जाएगा, ठीक है। जो चीज़ें आपने ओवरलुक की होंगी वो जो है आपको हाईलाइट होके नजर आ रही होंगी। ये भी एक अच्छा तरीका है, आई यूज टू डू दिस। और फिर जो पढ़ते हो ना भाई, उसको रिवाइज करो एट द एंड ऑफ ईच टॉपिक। रिवाइज जो ये कल पढ़ा है वो आज रिवाइज करो, जो हफ्ते पहले पढ़ा है वो जो है वीकली रिवाइज करो। रिवाइज नहीं करोगे तो फिर रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। और रिवीजन जो सिर्फ ऐसे नहीं होनी चाहिए कि पूरा का पूरा टॉपिक दोबारा आप जो है वो रिवाइज करने बैठ जाओ। जो चीजें हाईलाइट की थी, देखो सिफिलिस का सबको पता है ना
कि स्पायरोचीट है, ये ट्रिपेनोमा है, ये इसकी वजह से हो गया, मतलब वो दोबारा डिवाइस क्या करना है। हाँ, उसमें आपको कोई डिफरेंट डिफरेंट चीज़ लगती है कि अर्ली सिफिलिस में रैश होगा, उसके बाद जो है पेशेंट जो सेकेंडरी सिफिलिस में जाएगा, टर्शरी में सीएनएस इन्वॉल्वमेंट ये वो, और इसमें से कॉमन जो है वो एओर्टिक इन्वॉल्वमेंट होती है। तो ये एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, तो मुझे इसको हाईलाइट करना है। तो रिवीजन में बस इम्पोर्टेंट चीज़ें ही आप जो हैं हाईलाइट करेंगे, ठीक है? बैक, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, एनी प्रॉब्लम, कोई क्यूरी? ओके, वही फिर हम रिवीजन पे थे कि रिवीजन को री रीडिंग नहीं करना, और यहाँ मैं थोड़ा सा हाईलाइटर यूज करती हूँ कि रिवीजन आप लोगों के लिए कैसे, मतलब यू कैन यूज माई वे। हर बंदे का अपना एक स्टाइल होता है, तो आई एम जस्ट शेयरिंग माई स्टाइल। पहली रिवीजन में जो आपको चीज़ें समझ में नहीं आई ना, तो आप उनको येलो कर लेना, ठीक है? और जब पहली रीडिंग में उनको येलो कर लिया जो आपको इंपॉर्टेंट लगी, सारा पैराग्राफ येलो नहीं किया, जो इंपॉर्टेंट चीजें थी जस्ट वो ही येलो हुई है। सेकंड रीड में उन येलो में से भी जो चीजें आपको भूल जाती है ना, आप उनको ग्रीन कर लो, ठीक है? तो ये जो ग्रीन पॉइंटर से हाईलाइटेड चीजें हैं वो ये हैं कि जो आपसे बहुत भूलती हैं। तो फाइनल रिवीजन में सिर्फ ग्रीन जो सेंटेंसेस हैं, जो चीजें आपने हाईलाइट की हैं, जस्ट उनको रिवाइज कर लो, तो आप री रीडिंग ऑफ होल स्टफ से बच जाओगे एंड यू कैन सेव योर टाइम, ठीक है? और ऑब्वियसली रिवीजन विल मेक्स थिंग्स परमानेंट, जैसे हम कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स थिंग्स परफेक्ट। अपने गोल सेट कर लें, ठीक है? जब आपने बहुत 2 और 3 मंथ्स आपके पास हैं, या 2 मंथ्स है या 1 मंथ है, तो उसको लेट्स सपोज अगर आपके पास 1 मंथ या 1.5 मंथ है, तो उस टाइम पीरियड को ब्रेक कर लें विद टारगेट्स। और जो भी आपके अच्छे प्रोडक्टिव आवर्स हैं, ऑब्वियसली 24 आवर्स में तो आप 24 आवर्स नहीं पढ़ते ना, तो सम पर्सन फील बेटर टू स्टडी एट नाइट, कुछ लोग शाम में पढ़ते हैं, कुछ लोग सुबह के लिए अच्छा पढ़ना फील करते हैं। जो भी आपका क्वालिटी, जो भी आपके क्वालिटी आवर्स या फ्री आवर्स हैं, वो फिर आप जो है उनको ब्रेक करें, और सबसे पहले वो चीज़ पढ़ें जो आपको बहुत तंग करती है, ठीक है? फ्रेश माइंड चीज़ें अच्छी पिक कर लेता है। जो डिस्ट्रैक्टर्स हैं आपके, प्लीज़ उनसे अवॉइड करें, सोशल मीडिया, सेल फोन्स। मैंने अक्सर देखा है टेलीग्राम पे भी बहुत ज़्यादा जो है MRCOG के रिकॉल्स डिस्कस हो रहे होते हैं, डेली शेयर होते हैं। जो चीज़ आपने करनी नहीं, मीन्स आप उस पर टाइम वाई टू वेस्ट। आप अगर आप यू आर गिविंग एग्जाम फॉर FCPS, तो फिर FCPS के रिकॉल्स पे आप अपने आप को, अपना जो भी टाइम बचता है वो यूज़ करें, ठीक है? बैड रूटीन को ब्रेक करें, ओवर ईटिंग को ब्रेक करें, और जो भी अपना एजेंडा अचीव कर लें, देन यू कैन रिवॉर्ड योर सेल्फ। कोई जो भी आपको काम पसंद है। वैसे जब मैं फारिग होती हूँ तो मैं तो फेसबुक यूज करती हूँ, तो मे बी आप लोगों को जो भी पसंद है, तो यू कैन डू दिस। ओके, अच्छी नींद बहुत जरूरी है, ठीक है? अगर अच्छी नींद नहीं लेते तो देखो ये होता है न्यूरॉन सर्किट का असर, और अच्छी नींद के बाद हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं वो बिल्कुल अरेंज होते हैं। तो गुड नाइट स्लीप बहुत जरूरी है, ठीक है? ये मत करें कि आप इफ यू आर स्लीपिंग फॉर 8 आवर्स और एग्जाम से पहले आप उसको 6 आवर्स पे ले आए, डोंट डू दिस, ठीक है? अच्छी नींद के बाद आपके पास फ्रेश आई है, अगेन टेस्ट योरसेल्फ, हियर कम्स अ रियल एजेंडा, ठीक है? थ्योरी रीडिंग मटेरियल तो बहुत ज्यादा है। स्क्रीन विजिबल है? ये एविडेंस बेस्ड मैनेजमेंट ऑब्स नजर आ रही है? नो, ओके। आ जाएगी नजर, नो वरीज, ठीक है? तो आपका जो
फॉर एफसीपीएस मैं ऑब्वियसली मैं आप एमआरसीटी की बात नहीं करी, वो तो वहाँ तो आप डेफिनेटली गाइडलाइंस ही आपने पढ़नी होती है, यू कैन नॉट इवन थिंक अबाउट ईबीएम एंड ड्यूहर्स्ट। तो फॉर एफसीपीएस ओबीजी एग्जाम जो स्टैंडर्ड बुक है टिल डेट वो एविडेंस बेस्ड मैनेजमेंट है। ठीक है, एविडेंस बेस्ड मैनेजमेंट में थोड़ी सी बुरी बात यह है कि इसका एडिशन अभी रिवाइज नहीं हुआ, तो प्रीटर्म लेबर, प्रॉम, ओवेरियन मेलिग्नेंसी, सर्वाइकल मेलिग्नेंसी, ये कुछ गाइडलाइंस हैं जो कि प्लेसेंटा प्रीविया जो कि अभी अपडेट नहीं हुई इसमें ना। और कोई भी एग्जाम चाहे वो सीपीएसपी का है या किसी का भी है, तो एटलीस्ट 6 मंथ्स पहले जो भी चीजें चेंज होंगी हैं वो डालते भी नहीं है, तो ये अच्छी बात है। बट 6 मंथ्स बैक जो कुछ चेंज हुआ है तो आप उसको, वो लिमिटेड सी गाइडलाइन है, मैंने आपको बता दी है ब्रीटम लेबर और प्रॉम की और सर्वाइकल सी और वेरियन की 2018 से वो चेंज हो गई हैं, बट एविडेंस बेस्ड मैनेजमेंट में वो भी चेंज नहीं हुई, तो वो आपने अलग से पढ़नी। अदरवाइज एविडेंस बेस्ड मैनेजमेंट अच्छी बुक है। ठीक है, अब अपनी ना बुक एक ही चूज रख करें, या तो एविडेंस बेस्ड मैनेजमेंट कर लें या ड्यूहर्स्ट। एक बेसिक बुक जो है वो एक ही होती है। जस्ट एक मिनट, आई एम जस्ट कमिंग, आई एम बैक। ओके, तो वी वर एट एविडेंस बेस्ड मैनेजमेंट। तो मेरे मुताबिक तो एविडेंस बेस्ड मैनेजमेंट अच्छी बुक है, एक्सेप्ट कि आपको 2-3 गाइडलाइंस ही जो है हाँ, वो नई गाइडलाइंस जो आपको डेफिनेटली करनी है वो ओवेरियन मेलिग्नेंसी है और सर्वाइकल मेलिग्नेंसी है। सर्वाइकल मेलिग्नेंसी जो है वो तो इवन ड्यूहर्स्ट में भी नहीं है, ओवेरियन उन्होंने ऐड कर दिया है क्योंकि ड्यूहर्स्ट का एडिशन जो है वो थोड़ा सा लेटेस्ट है एज कम्पेयर टू एविडेंस बेस्ड मैनेजमेंट। तो कुछ गाइडलाइंस जैसे प्रीटर्म लेबर प्रॉम की अपडेटेड हैं ड्यूहर्स्ट में, बट दे आर नॉट अपडेटेड इनटू ईबीएम। तो मेरी ओपिनियन है कि ओवेरियन मेलिग्नेंसी आप ड्यूहर्स्ट से कर लें और सर्वाइकल फिगर 2018 को डाउनलोड कर लें और वहां से कर लें। ठीक है, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं थ्योरी सेशन से तो उनको मैं ये करवा चुकी हूँ, जो न्यू गाइडलाइंस हैं उसके मुताबिक उनका लेक्चर हो चुका है और उनका दोबारा भी रिवाइज होगा और डेफिनेटली वो मैं क्रैश कोर्स के स्टूडेंट्स के साथ ही लूंगी। अच्छा, दूसरा ये कि एनएचएस की स्क्रीनिंग भी रिवाइज हुई है और इसको 6 महीने से ज़्यादा हो चुका है। तो वैसे सीपीएसपी का ट्रेंड तो नहीं है कि वो नई चीज़ें डाले जो उसका पिछला बैकग्राउंड है, लेकिन सेफ साइड पे आप दोनों ही कर लें कंपैरिजन में कि स्क्रीनिंग सर्वाइकल कैंसर की जो है नई क्या थी और पुरानी क्या है, और वो भी कोई डिफरेंट खास नहीं है। पहले पेप्समेयर थी, अब एचपीवी आ गई है, दैट्स ऑल। कोई बाकी वो जो बड़े बड़े उनके 64 डेज और 22 डेज के फ्लो शीट्स हैं वो ज़रूरत नहीं है करने की फॉर एफसीपीएस। ठीक है, तो ईबीएम चूज कर लें जो मेरी ओपिनियन है, और जो जो थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज हुई हैं, अपडेट हुई हैं, वो अलग से कर लें। अगर आप ड्यू हर्स्ट कर चुके हो और आपके अब आप आपके लिए ईबीएम को पढ़ना दोबारा से मुश्किल है, ऑब्वियसली मुश्किल है, 11th आवर पे तो बिल्कुल मुश्किल है जब एग्जाम से आपके पास सिर्फ 2.5 मंथ्स बचे हैं, तो फिर आप अपनी ड्यू हर्स्ट को ही रखें, मतलब चूज वन, कहने का मकसद ये है। मल्टीपल बुक्स, कोई समवन विल से यू के शॉस पढ़ लो, कुछ कोई लोग कहेगा हाई रिस्क भी पढ़ लो, पढ़ने को तो बहुत चीजें हैं। मेडिकल डिसऑर्डर सबसे अच्छे कैथरीन नेल्सन में है, वो भी पढ़ लो। ठीक है, अल्गोरिथम की बुक्स हैं चर्चिल की, वो पढ़ लो। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ने से भी जो है आप आपके बिलीफ जो हैं वो शटर्ड हो जाते हैं, क्योंकि जैसे कि हाई रिस्क है उसकी रिकमेंडेशंस अमेरिकन गाइडलाइन पे हैं, राइट। एविडेंस बेस की सारी रिकमेंडेशंस आरसीओजी गाइडलाइन पे हैं, हम लोगों का सिलेबस भी जो है अडॉप्टेड फ्रॉम आरसीओजी गाइडलाइंस हैं, तो इसलिए फिर हमें समझ नहीं आती कि क्या करना है और फिर इसी कंफ्यूजन में रहते हो। तो इसलिए अगर एविडेंस बेस और ड्यू हर्स्ट कोई भी बेसिक बुक रखते हो और साथ में रिकॉल सॉल्व कर लेते हो, तो ये एक स्मॉल छोटा अच्छा पैकेज है कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। ठीक है, शॉर्ट्स को सेफली स्किप कर दें, सेफली, बिल्कुल। मैं लिटरली मैं मींस पढ़ा रही हूँ 3 ईयर से ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ, उसके अलावा 5-6 ईयर से जो है फिजिकली पढ़ा रही हूँ, और आई माई सेल्फ हैव कंपाइल्ड IMM पूल, FCPS पूल, MCPS पूल और समरी बुक्स जितनी भी मैं लिख चुकी हूँ, अबाउट कोई 10-15 बुक्स हैं ये। मेरा जो फाइनल कंक्लूजन है ना वो ये है कि कोई ज़रूरत नहीं है शॉर्ट्स की और हाई रिस्क पढ़ने की।
ठीक है? और अगर आपने कोई भी ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया है और इफ योर मेंटर इज सिंसियर विद यू, तो वो डेफिनेटली लेक्चर में ऐड करता ही होगा जो चीजें भी रेलेवेंट होंगी। मीन्स इफ आई एम गिविंग एनी लेक्चर एट एनी टॉपिक, तो मैं हमेशा उसमें रेलेवेंट रिकॉल्स ऐड कर देती हूँ, या किसी और बुक में जो इम्पोर्टेंट बात है जो कि रिकॉल्स में आई है, और आपकी बेसिक बुक ड्यू हर्स्ट और एविडेंस बेस्ड मैनेजमेंट में नहीं है, तो मैं उसको ऐड कर देती हूँ। आप बच जाते हो। दैट इज द ब्यूटी के इफ यू आर रीडिंग इन ग्रुप आर ज्वाइनिंग एनी ऑनलाइन कोर्स, राइट? तो ये मेरी ओपिनियन है अबाउट बुक्स। सो मैनी बुक्स, तो स्टिक टू सिंगल वन बुक। अगर आप सारी बुक्स में कंपेयर करो जो इजी है, जिसको पढ़ना इजी है, तो वो एविडेंस बेस या ईबीएम जिसे हम कहते हैं वो इसलिए है। ड्यूअर्स्ट मेरी सेकंड प्रायोरिटी इसलिए है कि इसमें ट्रायल्स बहुत लंबे हैं एंड दे डोंट गिव यू कंक्लूजन। एविडेंस बेस्ड मैनेजमेंट आपको बहुत लंबे ट्रायल्स नहीं बताती, हाँ आपको फाइनल वर्डिक्ट देती है, तो इट विल बी इजी फॉर यू। लाइक एंडोमेट्रियोसिस में आप घूमते ही रहोगे कि आपने कंबाइंड एचआरटी देनी है या टिबुलन देना है। नो, ये आपको डिफरेंट डिवोर्स में कोई कुछ बता रहा है, इवन एविडेंस बेस में भी कुछ जगहों पे वो खुद भी कंफ्यूज कर रहे हैं आपको, बट फाइनली समवेयर दे विल टेल यू गो फॉर कंबाइंड एचआरटी। ठीक है, तो ये ब्यूटी है एविडेंस बेस्ड मैनेजमेंट की, और वही आपका रिकॉल है कि आपने कंबाइंड एचआरटी देनी है अगर ये पेशेंट की एज लेस देन 50 है। ठीक हो गया? कोई क्यूरी है तो फिर चैट बॉक्स में पढ़ लेती हूँ। अच्छा, लेबर एंड ऑपरेटिव डिलीवरी एविडेंस बेस्ड मैनेजमेंट, और मैंने नीचे लिखा हुआ 10 टीचर, ये आपकी बुक है जो आके आपने अंडर ग्रेजुएट लेवल पे भी की थी एमबीबीएस में। ठीक है, तो इसे आप फैमिलियर भी हैं, और ये बहुत ही अच्छी बुक है। मींस जब मैं एग्जाम के लिए तैयारी कर रही थी अपने एग्जाम के लिए, तो मैंने 2 दिन में ऑब्स की पूरी 10 टीचर करके, और जो चीज़ें मुझे लगा था इम्पोर्टेंट हैं वो मैंने येलो कर ली थी हाइलाइटर से। ठीक है, और 2 दिन में मेरी पूरी गायनी हो गई थी। और रियली 10 टीचर को पढ़ना जो है वो फायदेमंद है फॉर एफसीपीएस। लाइक दे आपको अर्ली प्रेगनेंसी में समझ नहीं आती कि बीपीटी करें या हेड सर्कमफेरेंस करें। ठीक है, कैसे आपने किस चीज को, बहुत छोटी छोटी बातें भी आ जाती हैं समटाइम रिकॉल्स में, बहुत बेसिक सी भी, जो कि बड़ा अच्छा 10 टीचर बता देती है। और 10 टीचर लेबर के लिए बड़ी अच्छी है। ठीक है, लेबर का जो आपका मैकेनिक्स हैं लेबर के, टाइप ऑफ पेल्विसेस हैं जो कि काफी दफा रिपीट होती है एग्जाम में। डिसफंक्शनल लेबर, प्राइमरी में क्या रीजन है, मल्टी में क्या रीजन है, ये काफी दफा रिपीट होती है। ये सब चीजें जो हैं आपको 10 टीचर से मिलेंगी। तो लेबर के लिए मैंने लिख दिया 10 टीचर। ठीक है, बट अगर आपने ये पढ़ी हुई है तो आपको इसको रिवाइज करने में 1 दिन भी नहीं लगेगा। एंड इफ यू आर ज्वाइनिंग क्रैश कोर्स, तो मैं तो खुद ही फिर रिकॉल्स में बता देती हूँ कि ये रेफरेंस कहाँ से है, तो आप तो फिर वो उससे भी बच गई ना, यू कैन सेव योर टाइम। तो अगेन एक ही बुक रखें, और जो चीज भी एडिशनल कहीं से पढ़नी है ना, तो वो एक ही बुक पर लिख लो। एविडेंस बेस्ड मैनेजमेंट में आप 2-4 पेज ऐड कर लो हर यूनिट से आगे कि ये चीजें एडिशनल हैं, दैट्स ओके। ठीक है, इंसिडेंसेस और परसेंटेजेस डेफिनेटली क्रैश कोर्स में मैं वो शेयर करती रहूंगी, लेकिन जिस चीज़ के लिए वही आप सर्च नहीं करते, जो सोल्यूशन आप फाइंड नहीं करते, उसको कोई फायदा भी नहीं है। पक्की पकाई खीर तो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है, भूल जाती है ना। तो इफ यू आर स्टार्टिंग योर रिवीजन, लाइक जो मेरा सेशन है, दे विल स्टार्ट विद मेडिकल डिसऑर्डर। ठीक है, आज से वो मेडिकल डिसऑर्डर करेंगे टिल 22 26 दिसंबर तक। तो आई विल गिव देम एडवाइस कि जितने भी डिसऑर्डर्स और के परसेंटेजेस आते हैं, वो मेडिकल डिसऑर्डर का जो उनका मॉड्यूल है, जो मेरी समरी बुक थी, मैं उसको खैर प्रमोट नहीं कर रही। तो इफ यू हैव दिस बुक, तो उसके शुरू में पहले पेज पे लिख लें। अगर आपने एविडेंस बेस्ड मैनेजमेंट पे से सारा कुछ पढ़ा हुआ है, तो उसी यूनिट के साथ ही लिख दें कि डायबिटीज स्टार्ट करने से पहले डायबिटीज के साथ एक पेज अटैच करें कि डायबिटीज, जीडीएम का क्या इंसिडेंस है, क्रॉनिक डायबिटीज का क्या इंसिडेंस है, और फीटल कॉम्प्लिकेशंस कितने परसेंट होंगे, शोल्डर डिस्टोशिया कितने परसेंट होगा, ओजीडीटी की क्या सेंसिटिविटी है, फेटल ब्लड सैंपलिंग की क्या, एफबीएस या फास्टिंग की क्या सेंसिटिविटी है, रैंडम की क्या सेंसिटिविटी है, नाइस और हैपो में क्या फ़र्क है, क्यों ये लोग बार बार पूछते हैं, कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट है अच्छा सबसे, कौन सा यूनिवर्सल स्क्रीनिंग टेस्ट सबसे अच्छा है। ठीक है, तो इस किस्म की बातें जब आप जब आप मेरे लेक्चर सुनते हो तब भी नोट कर सकते हो। समरी बुक में तो मैंने दिए ही हुए हैं शुरू में ही,
और सिमिलरली अब खुद से पढ़ रहे हो तो एविडेंस बेस्ड मैनेजमेंट अगर आपने चूज की है या जो भी कुछ चूज किया है, पढ़ने के बाद जो एक फाइनल आप समरी बनाते हो वो उसी बुक पे ना लिख लो, ताकि वो आपसे मिसप्लेस भी ना हो। ठीक है, ओके। शाज हाई रिस्क, कैथरीन नेल्सन हमें जरूरत पड़ती है किडनी डिसऑर्डर करते हुए, वो मैं आपको क्रैश कोर्स में जब हमें मुसीबत पड़ती है लूपस नेफ्राइटिस में को सुपर इम्पोज प्रीक्लेम्शिया से कैसे डिफरेंशिएट करना है, 1-2 टेबल्स वहां से करने होते हैं, थायराइड के 1-2 टेबल्स करने होते हैं, तो आई विल कवर इट, नो वरीज। तो कुछ समरी बुक्स हैं जो कि मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए लिखी थी। ऑब्वियसली जो एफर्ट आपने नहीं की, अगेन आप अपनी समरी बुक बनाओगे तो वो ज्यादा अच्छी बात है ना, बट इफ यू कैन नॉट मेक योर समरी बुक, बहुत डबल जॉब कर रहे हो, तो यू कैन यूज माइन, तो इट्स अप टू यू। एल्गोरिथम बुक्स, इनसे बच जाओ, इतनी अच्छी भी नहीं होती। अगर आपकी फर्स्ट रीडिंग अच्छी है तो फिर एल्गोरिथम बुक्स अच्छी होती हैं, लेकिन फर्स्ट रीडिंग में एल्गोरिथम बुक्स को ऐड ना करो। ठीक हो गया? यू पीपल कैन आस्क क्वेश्चन देयर, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपकी दुखती रग है सबकी। कोई क्यूरी? अरूज, बुशरा, अनीसा, ज़ेब, सोनिया। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। मैडम ये जो रिवीजन आप क्रैश कोर्स में स्टार्ट करवा रही हैं, इसमें जो शेड्यूल है वो काइंडली अगर हमसे शेयर कर दें ताकि हम उसी मुताबिक ना अपने उन्हीं डेज में अपनी वो चीज़ें कंपाइल कर लें। जिस तरह आपने भी बताया कि मेडिकल डिसऑर्डर्स हम पहले कर रहे हैं, तो 22nd तक हम भी उसको कंपाइल कर लें। मेरे पास आपके जिस तरह हैं, मेरे पास आपके मॉड्यूल्स भी हैं, लेकिन मैंने ईबीएम फॉलो किया हुआ है और उसमें बहुत सी चीज़ें जो कम थी वो मैंने ऐड कर ली मॉड्यूल से इसमें। लेकिन अभी यानी सेकंड रिवीजन में मैंने सब कुछ पढ़ा, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं पहली रीड के बाद भूल चुकी हुई थी। तो अभी मुझे ये है कि जो थर्ड रीडिंग है मैं इस कोर्स के साथ साथ करूं, तो अगर एक शेड्यूल बन जाए और उसमें हम मतलब पेपर से पहले तक तमाम जो यूनिट्स है हमारे वो हम रिवाइज कर ओके, लें, ठीक है। मैं अपने हेल्प थ्योरी के हो जाए। स्टूडेंट्स का जो प्लानर है आई विल शेयर विद क्रैश कोर्स एज वेल, लेकिन वो फिर आपने सेल्फ स्टडी करनी होगी, क्योंकि हम बिल्कुल क्रैश मैम, कोर्स में सेल्फ तो स्टडी पे फास्ट बिल्कुल हम पेपर्स करेंगे। बिल्कुल ओके, मैडम। वैसे मैं थ्योरी में भी हूँ, थ्योरी ग्रुप में भी मैं ऐड हो गई हूँ। मुझे सिर्फ ये था कि हम यानी एक उस पे जो एमसीक्यूज भी सॉल्व हम कर रहे हैं, हमें उसमें भी हेल्प हो जाएगी अगर हम एक मॉड्यूल के अकॉर्डिंग कर रहे होंगे। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई हूँ। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि जब हम रिकॉल्स करते हैं तो एक रिकॉल आता है ऑन्कोलॉजी से, दूसरा रिकॉल आता है यूरोगाइनी से, तीसरा आता है मेडिकल डिसऑर्डर से। तो आई कैन नॉट से कि सारा कुछ एकदम कर लो ना। तो लेट्स सपोज जिस दिन हम रिकॉल्स कर रहे हैं 2019 का जिस दिन पेपर किया मैंने, हर पेपर में जो कि 200 क्वेश्चंस होते हैं, तो मैंने आप लोगों को 2 डेज दिए हैं कि रिकॉल्स को सुनो। अब रिकॉल सुनते हुए बेसिकली मैं क्या करती हूँ कि मैं टॉपिक भी थोड़ा बहुत आपको बता देती हूँ, या उससे रेलिवेंट जो अदर इंफॉर्मेशन हैं जो कि आ सकती हैं या आ चुकी हैं, तो वो भी मैं ऐड कर देती हूँ। तो फिर भी हर पेपर के साथ आई ट्राई कि लर्निंग कार्ड्स भी फॉर क्विक रिवीजन शेयर कर दूं, जो कि मुझे इंपॉर्टेंट लगता है। लाइक स्टेरॉइड पाथवे बहुत आता है, ठीक है, जी कौन सा एंजाइम खराब है तो हाइपरटेंशन हो गई, कौन सा एंजाइम खराब है तो हाइपो हो गई, किसमें मींस हिर्सुटिज्म होना है, किसमें नहीं होना, किसमें आपको जेनेटिलिया एटिपिकल मिलेगा, किसमें सॉल्ट जो है वो नहीं होंगे। तो मैं वो चीजें लर्निंग कार्ड्स आई विल कीप ऑन शेयरिंग। एक तो ये भी आपके लिए हेल्पिंग हो जाएगा। इसके अलावा उस पेपर को पढ़ते हुए जो आपको डिफिकल्ट लगे कि नहीं ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा मुझसे और ये तो मुश्किल है, मैंने कभी इस तरीके से इसको पढ़ा नहीं, तो एडिशनल जो टॉपिक्स हैं वो भी आपको ऐड करने पड़ेंगे अपार्ट फ्रॉम यू नो रेगुलर प्लानर। ठीक है, ठीक तो काम बढ़ ठीक। जाएगा। ये जो कमिंग डेज हैं, इफ यू रियली वांट टू गेट रिड ऑफ रिपीट एग्जाम्स सर्कल एज वेल, तो फिर आपने बहुत एफर्ट करनी है, मतलब 8-12 आवर स्टडी मस्ट हो जाएगी। रिकॉल्स को सुनना, ठीक है, फिर उन रिकॉल्स को सुन के वो टॉपिक्स दोबारा पढ़ना जो कि आपको लगता है कि पढ़ लिए थे, रिवाइज कर लिए थे, बट दोबारा देखने पड़ेंगे ना। जी मैम। ठीक है, सेकंड टास्क हो गया। थर्ड टास्क हो गया जो कि मैं आपको प्लानर दूंगी कि नहीं, इसमें तो 3 दिन में आपने मेडिकल डिसऑर्डर खत्म करनी है। ठीक ठीक है, तो मैम। फिर ये आपके आपके बिहाफ पे बहुत ज्यादा जो है इसमें ड्यूटीज आ गई हैं। ठीक है, ठीक है मैम। ओके, आई विल शेयर, राइट।
तो एमसीक्यूज बुक्स या आप उन्हें कहते हैं एसबीए बुक्स, प्रैक्टिस बुक्स कौन सी हैं? मींस मैंने बोला ना कि सी प्लस के साथ अगर आप चाहते हो तो आप एंड्रयू को खोलो, जितने सी प्लस के क्वेश्चंस हैं वो वहां से कर लिए, मास्टरिंग को खोलो वहां से सारे कर लिए, लेंज प्री टेस्ट आप यूजली आईएमएम में कर चुके होते हो, ठीक है? तो रिवाइज कर लो तो बेहतर है। बट ऊपर वाली जो दो किताबें हैं ना, एंड्रयू, मास्टरिंग, यू कैन नॉट स्किप देम। ये तो नहीं है कि ये इसमें से क्वेश्चंस आ जाएंगे, लेकिन इनको सॉल्व करके ना आपको बहुत हेल्प हो जाएगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ठीक है? हाँ, कुछ विलियम से सिलेक्टेड एसबीएस हैं फॉर लेबर, एंड डेफिनेटली वो कोई 50-60 क्वेश्चंस हैं। मैं अलग से उनका पीडीएफ बना के उनको मैं शेयर कर दूंगी। तो विलियम को टोटली स्किप कर दें, क्योंकि इतनी बड़ी बुक है। इफ यू विल रीड विलियम, आपको तो उसको पढ़ने के लिए 6 महीने चाहिए, ठीक है? तो ये तो फिर एक सुइसाइड है। तो जो इम्पोर्टेंट है, जो कि लेबर में आते हैं, और वैसे तो लेबर की ब्यूटी ये है कि एक ही दफा वही क्वेश्चन आता है, मतलब वो हमेशा ये पूछते रहेंगे कि क्या वो को एक मशहूर जमाना आप लोगों का क्वेश्चन है टाइप ऑफ पेल्विस पे, गायनोकॉइड एंड्रॉइड पेल्विस है या ये है एंथ्रोपॉइड पेल्विस है, किस में होता है परसिस्टेंट ओपी, है ना? तो वो बार बार बस वही क्वेश्चन पूछते रहेंगे पूछते रहेंगे। विलियम से भी मैं बता दूंगी कि हाँ बस यही है, ठीक है? राइट, तो विलियम से फिर कुछ सिलेक्टेड एमसीक्यूज हैं, वो दैट इज माय ड्यूटी। एंड्रयू मास्टरिंग आपकी ड्यूटी है करना। लेंज प्री टेस्ट है, इफ यू हैव डन इन आईएमएम जस्ट रिवाइज इट। अगर नहीं किया आईएमएम में तो अब भी मत करो, यू डोंट हैव टाइम। ये अगर आपने अभी फैब 2020 का एग्जाम देना है ना, तो जो दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं फिर वो ऊपर वाली दो ही हैं, एंड्रयू और मास्टरिंग। कहने को तो 12 एंड कोई 14 बुक्स है एसबीएस की, जो कि एमआरसीडी स्टाइल्स में लिखी गई हैं। अगर आप कर लो तो अच्छी बात है। तो जस्ट यू विल हैव एनफ टाइम, मतलब 1 साल 2 साल की तैयारी अगर आपके पास है तो फिर वो अच्छा होता है। बट स्मार्ट प्रिपरेशन में मैं एडवाइस नहीं करूंगी। इफ आई विल एडवाइस ओनली दीज 2 बुक्स, एंड्रयू एंड मास्टरिंग, ठीक है? एंड सिलेक्टेड एमसीक्यूज फ्रॉम विलियम। फिर रिकॉल बुक है। रिकॉल बुक में आपके पास बहुत ज्यादा चॉइसेस हैं ही नहीं, आपके पास एक ही चॉइस है, इनसाइट एफसीपीएस, रिटन बाय मी। और इसमें लास्ट 10 ईयर के रिकॉल्स हैं, और इसका लेटेस्ट 3rd एडिशन आ गया है, जो कि 99% मतलब इसका डाटा करेक्ट हो चुका है। यू कैन ट्रस्ट। अगर फिर भी इफ इट इज नीडेड, दैट्स व्हाई वी आर हियर इन क्रैश कोर्स, ठीक है? वी विल डिस्कस इट एंड वी विल मेक इट करेक्ट टुगेदर। ओके, तो रिकॉल बुक फॉर एफसीपीएस, इनसाइट एफसीपीएस है, ठीक है? एंड हाउ टू मेक नोट्स वो हम बात कर चुके हैं। येलो हाईलाइट कर लें और बाद में जो चीजें बार बार भूलती हैं उसको ग्रीन कर लें। नाउ कमिंग टू द क्रैश कोर्स। अब क्रैश कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह 15 से स्टार्ट होगा। 15th 16th को 2019 जनवरी का पेपर कर लेंगे। डिस्कशन जो है वो ईच डे 3 to 5 PM होगी, बट वीकेंड विल बी ऑफ। वीकेंड में फिर आपके पास इतना कुछ ज्यादा टास्क असाइनमेंट्स होंगी कि आपको होश भी नहीं होगा, तो वो टाइम यूज करें पढ़ने में। 17-18 को हम सितंबर का पेपर कर लेंगे, ठीक है? फिर हम जो अभी रिसेंट जनवरी सितंबर में पेपर्स हुए हैं वो कर लेंगे। ओके, सितंबर का जो है मॉर्निंग इवनिंग पेपर जो है वो काफ़ी डिफरेंट था। यूजुअली ऐसा होता है कि जो पेपर मॉर्निंग इवनिंग में आता है या सेकंड डे आता है, यूजुअली 80-90% डुप्लीकेट ही होता है। बट इस दफ़ा मॉर्निंग इवनिंग के पेपर बहुत डिफरेंट थे, इसलिए मैंने इनको अलग कर लिया। 2018 का पेपर 26 तक हो जाएगा, 28 तक 18 सारा खत्म हो जाएगा, और 2 जनवरी तक 17 के सारे पेपर्स हो जाएंगे। 4 जनवरी तक 16 हो जाएगा, 16 का एक ही पेपर है, और 6 तक हम 2015 के पेपर्स कर लेंगे। इसके बाद कुछ पुराने पेपर्स हैं जो कि मॉडल पेपर के नाम से बुक में है। बेसिकली मॉडल पेपर 1 2014 के क्वेश्चंस हैं, फिर वो 13 12 और वैसे थोड़ा सा चेंज हो गया है इसका। मैंने लिखा नहीं है 2014 बुक में, बट इफ यू आर रीडिंग पेपर 2, अगर मॉडल पेपर 5 कर रहे हो तो वो 14 का होगा। प्लानर में थोड़ा अपोजिट हो गया, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन से ईयर का पेपर है, बेसिकली आपने तो क्वेश्चन ही करने हैं, ठीक है? बिफोर ज्वाइनिंग क्रैश कोर्स अब ये है कि विद क्वेश्चंस होमवर्क असाइनमेंट्स वो प्लीज उन पे फोकस करें। मैं बताती रहती हूँ कि इसके साथ ये
फलाना टेबल कर लो, फलाना टॉपिक कर लो, जो चीज़ रेलेवेंट होती है। देखिए हमारे जो दिमाग है ना, कोई मशीन नहीं है, हम सिमिलर चीज़ों को ना ओवरलुक कर देते हैं, जो चीज़ें एक जैसी लगती हैं, ठीक है। तो फिर जो चीज़ें एक जैसी लगती हैं, सिमिलर लगती हैं, आप उनको एक ही सिटिंग में रिवाइज करें ना। मतलब लाइक स्टेजिंग है ऑन्कोलॉजी की, अब उसमें सर्वाइकल मैलिग्नेंसी और एंडोमेट्रियल मैलिग्नेंसी बहुत आपको कंफ्यूज करती है। दोनों में पैरामीट्रियम इन्वॉल्वमेंट है, सर्वाइकल स्ट्रोमा, ग्लैंडुलर इन्वॉल्वमेंट है, इसी पे कोई 5-6 क्वेश्चन हर दफा एग्जाम में आते हैं। तो जब आप रिवाइज करो तो इन दोनों सीरीज को तो इकट्ठे ही रिवाइज कर लो ना, ताकि आप कंपेयर करके उनको रजिस्टर कर सको कि डिफरेंट स्टेज कहाँ है, ठीक है। लाइक पैरामीट्रियम इन्वॉल्वमेंट अर्ली सर्वाइकल में हो रही है, लेट जो है वो एंडोमेट्रियम में हो रही है। तो इस तरह के जो पॉइंट्स हैं उनको नोट डाउन कर लें, ठीक है। इफ आफ्टर ज्वाइनिंग माय क्रैश कोर्स इफ यू विल फील कि नहीं ये सही कोर्स नहीं है, आई कैन मेक इट मोर बेटर बाय माई सेल्फ, तो नो वरीज एट ऑल। तो यू कैन रिफंड योर फीस, आप अपना 80% तक आप रिफंड कर सकते हो, ठीक है। अगर आप FCPS MCPS के स्टूडेंट हो तो आप डेफिनेटली IMM MCPS FCPS के पास पेपर जरूर करो, क्योंकि वही CPSP का पूल जो है वो बार बार रिवाइज होता रहता है। लाइक IMM में लेबर सबसे अच्छा करता होगा तो IMM के पेपर ही बताएंगे आपको, क्योंकि 70% तो वहाँ लेबर आई हुई होती है, जो कि आपके पेपर में FCPS के पेपर में 30% हो जाती है ना। बट मैक्सिमम पूल आप IMM का कर लोगे तो लेबर के क्वेश्चन आपको तंग नहीं करेंगे। फिर IMM के स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए ये है कि MCPS IMM के कुछ पेपर भी कर लें, ठीक है। सिर्फ आप रिकॉल्स को क्रैम ना करें, बल्कि वही अपने कॉन्सेप्ट्स को बेहतर करें। और हर रिकॉल में एक बज़वर्ड होता है जो कि आपकी गेम चेंज कर देता है, ठीक है। अगर आपने FCPS के रिकॉल्स कर लिए हैं ना, ठीक है, देन गो फॉर MCPS रिकॉल्स। इफ यू हैव डन MCPS रिकॉल्स देन गो फॉर IMM रिकॉल्स। लेकिन जब भी हमारे पास टाइम नहीं होता, बहुत जल्दी होती है, नमाज कज़ा होने वाली होती है, तो व्हाट वी डू, हम फर्ज पढ़ते हैं ना, पहले फर्ज पहले होते हैं ना। तो इसी तरीके से जब आपके पास टाइम नहीं है और आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ करनी है, तो आप अपने 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 एग्जाम के रिकॉल्स करें, ठीक है। फिर आप MCPS IMM के मत करें, ठीक हो गया। तो अबाउट इनसाइट FCPS ये इसका नया एडिशन है, 3rd एडिशन। और MCPS के रिकॉल्स इनसाइट MCPS में है, ये इसका रीसेंट एडिशन है। और IMM के रिकॉल्स IMM इनसाइट में है, ये इसका एडिशन है। रेफरेंस बुक्स एविडेंस बेस्ड मैनेजमेंट है, और एविडेंस बेस्ड मैनेजमेंट बेसिकली ग्रीन टॉप गाइडलाइंस और नाइस गाइडलाइन से अडॉप्टेड है, ठीक है। तो कोई चीज़ अगर एविडेंस बेस्ड मैनेजमेंट में अपडेट नहीं हुई तो हम डायरेक्टली ग्रीन टॉप से पढ़ लेंगे, हम नाइस से ही पढ़ लेंगे। इन्फेक्शंस के लिए आपके पास बैश है, ठीक है। FSRH गाइडलाइंस कॉन्ट्रासेप्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। कल आप लोगों ने कॉन्ट्रासेप्शन का जो लेक्चर पढ़ा है दैट इज सफिशिएंट, अलग से गाइडलाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो आपके एग्जाम ओरिएंटेड ही लेक्चर था, ठीक हो गया। और समरी बुक्स जो हैं, राइट नो, मैटरनल मेडिसिन, अर्ली प्रेगनेंसी, सर्जरीज और यूरोगाइनी पे जो है अवेलेबल हैं बाय मी, रिटन बाय मी, और इन्फेक्शन ऑन्कोलॉजी पे। तो ये भी मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास हैं। तो ये टॉपिक्स भी जो हैं टू द पॉइंट एज पर CPSP एग्जाम स्टाइल मैंने लिख दी हैं। बाकी कोई और क्यूरी, एनीथिंग एल्स, नाउ यू कैन अस्सलाम आस्क। वालेकुम मैडम। यस, वालेकुम सलाम। मैडम मेरा नाम हिरा है। मैंने आपसे पूछना था कि मेरे जैसे और भी काफ़ी स्टूडेंट्स होंगे जिनके पास FCPS की सेकंड एडिशन है, तो उसमें तो ये लास्ट जो आपने 600 MCQs अभी ऐड किए हैं वो नहीं होंगे। तो उसके लिए मैंने पूछना था मैडम, जब आप कराएंगी ये MCQs तो आप इनकी PDF वगैरह। वीडियो क्लासेस होंगी ना। सही, लेकिन इनके PDF वगैरह मैडम शेयर होंगे, क्योंकि फिर MCQs तो मतलब उस तरह से हम नहीं वो कर सकते, यानी कि पूरी स्टेम लिखना या उसकी स्टेटमेंट वगैरह ऑप्शंस। बुक से इमेजेस बना के उनका PDF बना के शेयर जी मैं कर दूंगी, नो वरीज। क्योंकि मैक्स काफी स्टूडेंट्स जो हैं वो आउट ऑफ कंट्री भी हैं, और जी उनके लिए जो है इट विल बी डिफिकल्ट कि वो बुक लें। और ऑब्वियसली अगर देखें एक एडिशन आ गया फिर दूसरा एडिशन आ गया, बस खरीदते ही जाओ ना। जी मैडम। तो मैं खुद भी ये चीजें लाइक नहीं करती, बट एक्चुअली जो 3rd एडिशन है ना उसमें सिर्फ एक दो चीजें ऐड नहीं हुई ना, जी एंटायरली 600+ क्वेश्चंस ऐड हो गए हैं। मतलब FCPS जनवरी का पेपर, फिर FCPS सितंबर का मॉर्निंग का, इवनिंग का। तो अप्रोक्सीमेटली ये ही अगर आप प्रिंट आउट कराओगे तो दैट विल बी मतलब मच कॉस्टली फॉर यू पीपल ना। जी तो इट्स अप टू यू। अगर आप वीडियो क्लासेस
जो है ले रहे हो तो आपको जरूरत नहीं है, मैं आपको बता चुकी हूँ बार बार रिकॉल्स को क्या पढ़ना है। एक दफा क्लास में सुन लिया, उसमें से आपको 2-4 बातें ही नोट डाउन करनी पड़ेंगी ना, तो नो सही। वरीज। इवन देन इफ दो स्टूडेंट्स हु आर लिविंग आउटसाइड पाकिस्तान, तो टीम जो है उनको इमेजेस बना के बुक से सेपरेटली इनबॉक्स कर देगी, नो वरीज। थैंक यू Excuse me, मैडम। madam. सही। Excuse me, madam. Dr. Hera, यस okay, you continue. Ma'am, I'll ask later. थैंक जी यू। जी। मैम आपसे पूछना था कि ये जो बुक्स हैं आपकी जो एफसीपीएस से रिलेटेड है वो कौन कौन सी? एक इनसाइट एफसीपीएस है। अच्छा, लिटरली मैंने बुक्स काफी सारी है, मैं खुद भी भूल जाती हूँ। थ्योरी के लिए डिफरेंट बुक्स हैं, टॉक्स के लिए डिफरेंट बुक्स हैं, ठीक है। थ्योरी में थ्योरी दो के लिए चीजें कौन होती हैं। थ्योरी के लिए दो तरीके की बुक्स हैं। एक है रिकॉल्स की ना, मतलब एक है जिसमें जी आईएमएम के जी पास पेपर्स हैं, वो इनसाइट आईएमएम है। एक में एमसीपीएस के सिर्फ पास पेपर्स हैं, वो आईएमएम वो एमसीपीएस की एज इनसाइट एमसीपीएस बुक है। और एक में सिर्फ एफसीपीएस के हैं, वो एज इनसाइट ठीक। एफसीपीएस है, ठीक है। और एक है समरी बुक्स, मतलब थ्योरी के लिए। मैंने जी आपको जी बोला जी है कि जी गाइडलाइन अपडेटेड नहीं है, जैसे सर्वाइकल मैलिग्नेंसीज, ये वो सब चीजें, उनको अपडेट करके उनके समरीज बना के उनको थोड़ा सा इजी करके रेलेवेंट टू एग्जाम, और साथ में ये हाईलाइट करके कि ये क्वेश्चन है, उस तरह की मैंने एक छोटी सी समरी बुक बनाई हुई है। इन्फेक्शन अच्छा, दो बुक्स हैं ऑन्कोलॉजी। टोटल, एक इनसाइट एफसीपीएस और ये दो ही लेनी है ना? एक्चुअली ये आपको तीन इनसाइट की फॉर एप्स डेडिकेटेड फॉर एफसीपीएस 3 बुक्स बनती हैं। लेट मी टू शो यू दिस वन, ठीक है। नजर आ रही है आपको स्लाइड? जी 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 ये मैडम। इनसाइट एफसीपीएस जो है ना, ये सिर्फ रिकॉल्स की बुक है, और नीचे जो 2 बुक्स है ना, ये थ्योरी बुक्स हैं जी एफसीपीएस की। देख, एफसीपीएस की तो नहीं कहनी चाहिए, आईएमएम के स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं, और एमसीपीएस के भी। बेसिकली जो ईबीएम में, एविडेंस बेस्ड मैनेजमेंट में, ग्रीन टॉप गाइडलाइन में जो चीजें मतलब जो टॉपिक्स थे रेलेवेंट टू दीज मॉड्यूल, उनकी समरी बनाई है मैंने, ठीक है। अच्छा, सही है। ओके तो मैडम। इन्फेक्शन ऑन्कोलॉजी में आई कैन बेट if you will read this summary book, you will feel yourself a luxurious person. इतनी एफर्ट मैंने की है इस बुक पे ना। मैम ये मैक्स कहाँ मतलब कैसे अवेलेबल होंगी? मतलब आपसे होम कांटेक्ट डिलीवरी, या? होम डिलीवरी अवेलेबल है। ये कांटेक्ट नंबर भी है, दिस वन। अच्छा, और इनकी प्राइस क्या है टोटल सब जो एफसीपीएस वाले हैं, आप बता सकती हैं प्लीज? वो आप नबीरे से कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा। आई फील बैड टू डील प्राइसेस। ओके मैडम, नो इश्यूज। ओके मैडम। ओके, Acha, तो I just want to ask Dr. Majbi. Assalamu alaikum. My name is Dr. Hina. I'm from AKU. Though I'm very chronic in this FCPS thing, but I'm very new to your class. I've heard from someone. मुझे सिर्फ पूछना ये है कि ये जो अभी हम start कर रहे हैं crash course, would it be recorded and will we be sharing the link and the recording later? Because frankly मेरी exact OPD उसी time पर है जिस time पर class है. रिकॉर्डेड, यू Recorded. कैन मतलब लिसन एनी टाइम, 2 बजे 3 बजे जब भी। 2 बजे 3 बजे ओके। एंड एक चीज मुझे और पूछनी है, जो आपका थ्योरी ग्रुप ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, सिंस आई एम वेरी न्यू टू यू, आई वाज नॉट अवेयर ऑफ इट। अगर मैं अब ज्वाइन करूं तो डू यू थिंक यू हैव कवर्ड इनफ कोर्स, या अभी काफी कुछ रहता है दैट इट वुड बी वर्थ इट? लेट मी टू से यू फ्रैंकली बहुत फिर मैं आपको एडवाइस करूंगी कि समरी बुक्स ले लो, सुनना लेक्चर्स वो तो मुश्किल हो फ्रैंकली मैंने जाएगा। अभी प्लान कर लिया है, सून एज अ क्लास एंड आई वुड गेट ऑल ऑफ देम, बट देखो डू यू थिंक दैट्स इनफ? हाँ, मतलब अगर एक स्मार्ट कैंडिडेट है, देखो मेरी मेरी बुक से भी लोग नहीं पढ़ते पास हो जाते हैं। इनको पढ़ के ही नहीं जरूरी वो नहीं आई होता पास। एग्री, वो आई एग्री। पॉइंट ये है कि इस वक्त आप उस इस कैंडिडेट वक्त में आ गए हैं जो हाँ, आई मीन बहुत स्मार्ट वे ढूंढता है। I cannot sit down for a very lengthy course. Obviously, I have kids at home. I have a working schedule. It's not possible. बट आई कैन डू सेम क्यूरीज 2-3 और भी मुझे आई हैं, बट आई कैन डू वंस क्रैश कोर्स विल बी ओवर। उसके बाद भी हमारे पास 15 से टिल 10th 14th फेब को एग्जाम है ना, 9th को है मैडम। 9th फेब को, सॉरी 9th Ninth. फेब को है। तो स्टिल जी। वी हैव 20 प्लस डेज। तो इन 20 प्लस डेज में people like you will join me,
उनके हम्म। सिर्फ 1-to-1 क्लासेस होंगी, मींस मतलब एक दिन बैठ के हम पूरा लेबर पढ़ लेंगे, एक दिन बैठ के पूरी ओंकोलॉजी पढ़ लेंगे। तो वो जज़ाकल्लाह। जिसमें हाँ, तो वो उनके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। लेकिन इस तरह नहीं होगा कि अब मैं आपको आपके थ्योरी कोर्स में ऐड करूँ, वो बहुत एक्सटेंसिव हो जाएगा। 3 महीने की हमारी एफर्ट है, हमने बहुत बारीकी में हर चीज की हुई है। तो अब आपके पास टाइम नहीं है ना, आपने क्रैश कोर्स भी करना है, रिकॉल्स भी करना है, तो वो आपके लिए बहुत लेंथी हो जाएगा। अब ऑब्वियसली आप थैंक यू एक रीड कर भी चुके हो, तो फिर वो हाँ मत करें। सही, थैंक यू सो मच। ओके, एनी अदर क्यूरी? सो आई थिंक काफी टाइम हो गया। हाँ, फिर भी कोई क्यूरी है तो यू पीपल आर इन क्रैश कोर्स, वहाँ आप मुझे टैग कर लें, ठीक है? थीडी वाले स्टूडेंट्स थीडी में डिस्कशन ग्रुप में ऐड कर लें, टैग कर लें, ठीक है? रिकॉर्डिंग इस सेशन की इफ यू पीपल वांट, मैं उसको अगेन शेयर कर दूंगी कल के लेक्चर की तरह, जैसे कॉन्ट्रसेप्शन शेयर किया था, ठीक है? और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये एग्जाम जो है ना, डुएबल एग्जाम है, इसे डरना वरना नहीं है। अभी भी राइट नाउ 70 स्टूडेंट्स हैव पास्ड बाय, मतलब जो सिर्फ मेरे स्टूडेंट्स हैं। मैं जब खुद तैयारी करती थी तो मुझे सुनने में नहीं मिलता था कि कोई एफसीपीएस पास कर रहा है, बस यही सुनने को मिलता था 3rd अटेम्प्ट है, 4th अटेम्प्ट है, रिपीट हो गया साइकिल, ये बकवास एग्जाम है, एफसीपीएस भी पागल है, पास नहीं करते, फलाने ढमकाने, इनका कोई सिलेबस नहीं है, इनके कोर्स आउटलाइन नहीं है, ये मतलब रिटायर्ड किस्म के प्रोफेसर हैं, इनका महीना पास हो गया, व्हाट एल्स, मतलब कोई ऐसी बात नहीं थी जो मैं ना सुनती हूँ। आई वाज वेरी डिसऑर्डर्ड, लेकिन फिर भी डाटा है मेरे पास, मतलब लिटरली 70 स्टूडेंट्स मैं कह रही हूँ कि उन्होंने, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वाइवा के, दे हैव पास, तो और बाकी स्टूडेंट्स जिन्होंने मुझे ज्वाइन नहीं किया वो पास में, तो वो कितने होंगे? तो इसका मतलब है कि एग्जाम डुएबल एग्जाम है, अगर इसको सही तरीके से करते हो एज पर इट्स रिक्वायरमेंट, तो पास कर सकते हो, जैसा कि आपके 70 कोलीग्स ने किया है, ठीक है? तो आपने इंशाल्लाह। डिसहार्ट नहीं होना किसी की भी बातों में आके, कोई नेगेटिव कमेंट्स पे नहीं जाना, ठीक है? और उन लोगों से दूर ही रहें जो आपको डिसहार्ट करते हैं, ठीक है? ओके, जज़ाकल्लाह, अल्लाह थैंक यू सो हाफिज़। मच। शुड अल्लाह आई से हाफिज। यू थैंक यू बाय सो बाय? मच मैडम। अल्लाह डॉक्टर थैंक हीरा, यू सो मच। जी जी डॉक्टर हीरा, जी जी मुझे आपसे कुछ कहना है। डॉक्टर जी हीरा, अनीसा, थैंक यू फॉर many things make easy and understandable for me. मुझे आपको थैंक यू थैंक यू अनीसा। कहना है क्योंकि बहुत सारी चीजें ओके, आपने बहुत अंडरस्टैंडेबल और इजी बना दी मेरे लिए, क्योंकि मेरे लिए तो घर से निकलना बहुत मुश्किल था, ग्रुप की फॉर्म में भी स्टडी करना। सो थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। सो नाइस ऑफ यू। ये चीजें मुझे और अंडर प्रेशर कर देती हैं कि आई हैव टू गिव माय बेस्ट। पहले तो मैंने फन में शुरू किया था, अब तो मैं जस्ट इट बिकम माय पैशन। गुड, थैंक यू अनीसा, सो नाइस ऑफ यू यू। आर अ ग्रेट टीचर, माशाल्लाह। अल्लाह ओके, हाफिज। अल्लाह हाफिज़।